अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो जी बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि लेक्चर्स के साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि कौन कौन से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आप लोग अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली करते जाएं। तो जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। अब क्या इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है, तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। मीडियम ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? पानी जो है वो लाइफ का मीडियम है। इसी के अंदर सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इसी के अंदर आपके सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हुए मौजूद हैं। आप अपने सेल को ज़रा देखें, विजुलाइज करें, साइटोप्लाज्म आपको नज़र आएगा। साइटोप्लाज्म क्या है? इसमें 90% हमने पढ़ा हुआ है कि वाटर है। इसके अंदर आप देखें सारे ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं दैट इज़ असेंशियल फॉर योर लाइफ। ठीक है, सारे केमिकल रिएक्शंस भी आपके इसी के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मीडियम ऑफ लाइफ है, पहली बात होगी। नेक्स्ट इज इट इज़ एन अबंडेंट कंपाउंड, बल्कि आप कहें कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अबंडेंट अगर कंपाउंड है कोई तो वो वाटर है। अब एमडीकेट के लिए एक एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो वो वाटर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो वो प्रोटीन होगा। ठीक है, इसके बाद है केमिकल रिएक्शंस नीड वाटर। अभी आपसे बात मैंने की है कि केमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे वाटर की प्रेजेंस में ही होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करता है वाटर जो होता है। ठीक है, अब जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होती है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब है, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन और वाटर यानी कि हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, तो वाटर हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि वाटर की ब्रेकडाउन की वजह से वहाँ पर क्या होता है, वो रिएक्शन हो रहा होता है बेसिकली। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि ये जो है वो वाटर इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। अब आपके देखें फोटोसिंथेसिस के अंदर भी ये रॉ मटेरियल के तौर पर होता है। फोटोसिंथेसिस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वॉल्व होती है, वाटर भी इन्वॉल्व होता है ताकि ग्लूकोज बनाई जाए। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ वाटर। अभी हमने कहा ना ये बड़ा एबंडेंट कंपाउंड है। अगर आप अपनी ब्रेन सेल्स में खाली देख लें ना तो आप लोगों को 85% जो है वो वाटर मिलेगा। ठीक है, तो ब्रेन सेल्स को बहुत ज्यादा वाटर की, तो बोन सेल्स में जस्ट 20% वाटर चाहिए होता है। सो दिस इज अबाउट द परसेंटेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट, अब वाटर की इंपॉर्टेंस के अंदर हम सबसे पहला जो पॉइंट स्टडी करते हैं दैट इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि पानी कितनी अच्छे से बाकी सब्सटेंसेस को अपने अंदर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पानी जो होता है वो पोलर कंपाउंड है, इसमें पोलैरिटी होती है। यानी कि अब देखिए इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो बेसिकली ओवरऑल पानी जो है वो एक पोलर कंपाउंड होता है, इसके अंदर पोलैरिटी होती है, मतलब एक साइड इसकी पॉजिटिव होगी और दूसरी साइड इसकी नेगेटिव होगी। तो इसी वजह से पानी बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सॉल्वेंट होता है और इसके अंदर सब्सटेंसेस बहुत अच्छे से हल हो जाएगा। ठीक है, पहले हम पोलर सब्सटेंसेस की बात करते हैं। पोलर सब्सटेंसेस में सबसे पहले आयनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, जब पानी के अंदर आप आयनिक सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करते हैं तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड डाला तो सोडियम एंड क्लोराइड जो है वो अलग अलग आपके पास आयंस की फॉर्म में। यहाँ पर ये जो डिसोसिएशन हो रही है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की, इसकी वजह से क्या है कि जो आयंस हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये सोल्यूशन की फॉर्म में, देखिए यहाँ पर आयंस है, यहाँ पे चार्ज ग्रुप्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर चार्ज ग्रुप्स हैं। तो ये जो आयंस हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जब सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो ये रैंडमली मूव कर सकते हैं।
ठीक है, रैंडमली मूव कर सकते हैं और ज़्यादा ये बेहतर इस स्टेट पे होते हैं कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से ये क्या कर सके, रिएक्ट कर सके। अब ये ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है, तो ये अब इजीली रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट आ जाता है। दूसरी बात, अभी हमने पोलर सब्सटेंसेस की बात की है, पोलर सब्सटेंसेस तो पानी में हल हो जाते हैं ना, लेकिन नॉन पोलर सब्सटेंसेस पानी में हल नहीं होते। नॉन पोलर सब्सटेंसेस जैसे कि फैट्स हैं, तो ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये जस्ट पानी के अंदर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, हल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स मौजूद हैं, ये पानी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ये हल नहीं होते, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये बात इसमें आपने देख लेनी है। अब पानी के अंदर जो है वो, क्योंकि पानी बड़ा अच्छा सॉल्वेंट है, इसके अंदर आयनिक सब्सटेंसेस बड़े अच्छे हल हो जाते हैं, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे एक्वस मीडिया के अंदर होते हैं। एक्वस मतलब वाटर, ठीक है, वाटर वाले ही इन्वायरमेंट में आपको सारे केमिकल रिएक्शंस वहीं पे होंगे। आपका जो साइटोप्लाज्म है डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर 90% वाटर है, वहाँ भी सारे केमिकल रिएक्शंस आपके हो रहे हैं, ठीक है। और सेल्स के अंदर आप देखें तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो एंजाइम कैटालाइज कर रहे होते हैं, और एंजाइम्स भी एक्वस मीडिया के अंदर ही काम करते हैं। सो वाटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज हीट कैपेसिटी। देखिए नाम से भी जाहिर है, हीट एंड कैपेसिटी, यानी कि कितनी कैपेसिटी है हीट को एब्जॉर्ब करने की। वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, और अपने इसका अपना टेम्परेचर इतना चेंज नहीं होता, ठीक है, बहुत मिनिमम इसके अपने टेम्परेचर में बहुत कम चेंज आता है, और ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वैसे असूल तो ये होना चाहिए कि वाटर बहुत ज़्यादा अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका अपना टेम्परेचर भी बहुत हाई हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसकी वजह क्या है, ऐसे क्यों होता है? इसके अंदर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करता जाता है बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ठीक है, तो वो बॉन्ड्स टूटेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो वो बॉन्ड्स टूटते ही बहुत मुश्किल से हैं, ठीक है, तो वो बॉन्ड्स टूटने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अपना टेम्परेचर उसका इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है, ये वाली बात याद रहे। अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, हीट कैपेसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस एक तो ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स का जो है वो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर स्टेबल रखता है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन रखता है। दूसरी बात ये कि एकदम से जो थर्मल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर में चेंजेस आ जाते हैं, उससे भी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं आने देता, ठीक है, तो एकदम से अगर कोई टेम्परेचर का चेंज आता है तो फिर वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है। अब एक बात आपने, एक नीचे छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने अच्छे से याद रखना है, एक होती है हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, आपके पास कोई भी क्वांटिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, और उसका अपने टेम्परेचर बढ़ाना है, उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो आपको टोटल हीट चाहिए दैट इज हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर आप वाटर की जो अमाउंट है उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दें, यानी कि 1 ग्राम वाटर ही है, उसी का ही टेम्परेचर आपने रेज करना है, उसके लिए कितनी हीट चाहिए होगी तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हो जाएगी, ठीक है। पानी को आपने स्पेसिफिक कर दिया ना, 1 ही ग्राम का है, और 15 to 16 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, उसमें 15 से 16 कर रहे हैं, इज 1, तो वो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वाटर की 1 होती है। तो बस आपने याद रखना है कि अगर ओवरऑल गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर है, उसकी हमने देखनी है टोटल हीट कितनी, वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट वो लेगा, सो वो हो जाएगी हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होगा कि 1 ग्राम ऑफ वाटर होगा, ठीक है, इसकी वजह से वो 4.18 जॉल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। लेकिन नाम से जाहिर है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इतनी हीट देंगे कि बेचारा पानी क्या हो जाएगा, उसके वेपर्स ही बच जाएंगे, यानी वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। पानी इतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है कि वो लिक्विड से गैस फॉर्म में आ सकता है, इसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको हम देखते हैं कैलोरीज पर ग्राम वेपोराइज, यानी कितना ग्राम वेपोराइज हो रहा है और कितनी एनर्जी लेके वो वेपोराइज हो रहा है, ठीक है। कैलोरीज यानी कितनी एनर्जी चाहिए 1 ग्राम को वेपोराइज करने के लिए, ठीक है, तो वो 1 ग्राम पानी का उसको वेपोराइज करने के लिए, यानी वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, उसको गैसियस फॉर्म में करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। इंपॉर्टेंट, इसको देख ले। इसके अलावा जी इंपॉर्टेंस, अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, देखिए ऑक्सीडेशन होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होते हैं और उसी से हमें एनर्जी मिलती है ना, तो ऑक्सीडेशन तो चलती है। तो ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमारे पास होते हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास एनर्जी हम ऑब्टेन कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि हीट एज अ रिजल्ट क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जब पानी ट्रांसपायर होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। प्लांट्स के अंदर पानी ट्रांसपायर होता है, ठीक है, तो कूलिंग इफेक्ट प्लांट को प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्लांट से पानी वेपोरेट हो जाएगा ना तो प्लांट कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट आएगा। और इसके अलावा एनिमल्स के अंदर परस्पायर होता है, ठीक है, जैसे पसीना आता है, ठीक है, स्वेटिंग वगैरह होती है तो पानी बाहर आ जाता है, पानी जो है वो एक्सपेल हो जाता है। सो दिस इज परस्पायर्ड, कि पानी परस्पायर होगा जो क्या होगा, एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से। एक छोटी सी स्टेटमेंट याद रखनी है कि अगर आपके पास जो है 1 लीटर वाटर है, ठीक है, जिसमें 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। अगर आपने इसमें से सिर्फ 2 ml की इवेपोरेशन करवा दी है तो रिमेनिंग जो 998 ml है उसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 1 डिग्री तक, ठीक है। यानी कि उसकी इवेपोरेशन होगी तो पिछले वाला टेम्परेचर कम हो जाएगा। पानी जो होता है ना वो आयनाइज हो जाता है, यानी कि इसके आयंस बन जाते हैं। जब पानी आयनाइज होता है तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस बनते हैं। वाटर आयनाइज होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है और इसमें भी, ठीक है। तो पानी आयनाइज होकर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बनाता है। 25 डिग्री पर अगर हम ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखें प्योर वाटर के अंदर तो वो कितनी होगी, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ये बस आपने याद रखना है। इसकी क्या अहमियत है तो देखिए कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव जो आयंस है ना, ये सेल के जो रिएक्शंस होते हैं ना उसके अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। ये सेल के रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं ये आयंस, ठीक है। तो ये वाली बात है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रोटेक्शन। पानी बड़ा ज़बरदस्त लुब्रिकेंट है, ठीक है। देखें अगर आप फ्रिक्शन की वजह से डैमेज होता है। फ्रिक्शन क्या कहते हैं, 2 सरफेसेस के दरमियान में जब रगड़ पैदा होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, डैमेज होता है, ठीक है, फ्रिक्शन आती है। तो आप देखिए कि उससे प्रोटेक्शन के लिए, जैसे अब आप देखिए टीयर्स जो है, आंसू, ठीक है, वो आपकी आइज़ की सरफेस वैसे भी आप नोट करें ना, आप खुद भी देख सकते हैं मिरर के अंदर कि आपकी आइज़ के अंदर वैसे भी ना एक वेटिंग सी होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये जो वाटर आपकी आइज़ की सरफेस में आता है उसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी आईलिड्स होती है जब वो रब होती है ना तो उसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा हो सकती है। अगर यहाँ पर आइज़ के ऊपर वाटर नहीं ना होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होगी और जो है ना यहाँ पे जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो वो प्रोटेक्शन कर रही है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसके बाहर आपको वाटर की एक लेयर नजर है, आपके हार्ट के बाहर मौजूद है, ठीक है, आपके लंग्स के बाहर मौजूद है, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। इसी तरह से कई तरह के फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड है, ठीक है, इस तरह से। तो वो फ्लूइड मौजूद होता है आपके ऑर्गन्स के अराउंड, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि जैसे आपका हार्ट है, ठीक है, तो इसमें जो है इसके बाहर, ठीक है, मेम्ब्रेन्स के दरमियान में फ्लूइड मौजूद है जिसकी वजह से हार्ट, आपको पता है, मुसलसल इसने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना होता है। तो ये तो इसमें तो फ्रिक्शन पैदा हो सकती है इस तरह से। तो एक फ्लूइड होता है जिसकी वजह से वो ट्रॉमा से प्रोटेक्टेड रहता है। तो इस तरह से वाटर जो है वो आपके लिए एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट भी है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन से बचा रहा है, ठीक है, एक उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है।